नमस्कार। आज मैं आप सबको एक पत्र पढ़ के सुनाऊंगी। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा स्त्री का पत्र, जो एक सदी पहले लिखा गया था। और आज की डेट में अगर हम आज की किसी भी नारी से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि ये पत्र वो भी शायद अगर लिखें तो ऐसा ही लिखते। हाँ, सिर्फ एक बदलाव होगा कि वो चिट्ठी पन्नों पर ना लिखकर ईमेल में या व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर देती। एक तो जब मैंने ये पत्र पढ़ा तो मुझे पत्र की अहमियत का एहसास हुआ कि कैसे जब हम पढ़ते हैं तो लिखने वाले की भावना और पढ़ने वाले की भावना महसूस होती है। जब हम पत्र पढ़ते हैं तो हमें वो सारा नजारा कहानी की तरह दिखाई देने लगता है। कितना प्यारा सा रिश्ता था पत्र से हमारा। तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको भी पढ़ के सुनाऊं। तो पत्र है तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या कह रही है ये स्त्री अपने इस पत्र में अपने पूज्यवर पति को। पूज्यवर, ये भी एक सोचने की बात है। आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है। इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मछली बहू की चिट्ठी न समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको। मेरे घर के लोग आव भगत करते करते हैरान हो गए। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा, बहू बहुत सुंदर है। मैं सुंदर हूँ ये तो तुम लोग जल्दी ही भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है ये बात तुम लोग चाहकर भी ना भूल सके। माँ कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोगों ने उठते बैठते कहा ये बहू बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते रहे, मैंने सब साफ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज थी। ये कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आजाद थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे पास बहुत पास आई। उसे ले गई, मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इस हादसे को भी पार कर लिया। फिर से जुट गई रोजमर्रा के काम काज में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। ये गाय भैंस भी मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। और आज का ये पत्र लिखा ही नहीं जाता। लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी की जिंदगी में एक बीज आ गिरा। ये बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जिठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैंने देखा तुम सभी बहुत परेशान थे। जिठानी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। जिठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार, एक तरफ ससुराल की नाराजगी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा ना गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जिठानी दीदी ने चैन की सांस ली। अब गलती का सारा बोझ मुझ पर आ पड़ा। पहले पहले पे मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वो मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया।
मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा, ये मैंने कभी सोचा न था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला, वो तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाया। याद आता है वो दिन जब बाजू बंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर भी झिझक ना हुई। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली, तुम लोग झट बोले, चेचक। किसी इल्जाम का सबूत ना था, सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने हर कोशिश नाकाम हुई, तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़की के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो करूंगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोक कर वो बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक फफक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वे बड़ी मुश्किल से भागी। गुस्से और घृणा से मेरा तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन ले जाता है। तब सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे, बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे ले गए। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु ने खुद को उन लोगों के सामने कर दिया। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक ना सकी। मैं समझ गई, चाहे बिंदु मर भी जाए, अब वो हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआजी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब सुनकर बहुत खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोला, भाई अगले बुधवार मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देख मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए? उसकी जरूरत नहीं पड़ी। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तंभ रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए ये जरूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं, वो मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट ना था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मैंने बिंदु को देखा, पर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे चौखट लांघ चुकी। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहां से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत की ने हर पर्दा गिराकर मुझे आजाद कर दिया। मजली बहू अब खत्म हुई। तुम सोच रहे होगे कि मैं बिंदु की तरह मरने चली हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी मेरी तरह एक
औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। मैं जीऊंगी। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। मृणाल। पत्र तो यही समाप्त हुआ। मुझे आप सबसे सभी अपनी जैसी बहुत सी सहेलियों से पूछना है कि क्या आप अपनी जीवन की समस्याओं को जूझ पा रही हैं? क्या आपने जो भी हो रहा है अपने आसपास स्वीकार कर लिया है, या आप आवाज उठाने की हिम्मत रखती हैं? आज मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगी, पर ये जरूर कहूंगी कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये एक सदी पहले लिखी थी, और औरत की कहानी में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया, सिवाय इसके कि अब वो घर के कामकाज के साथ साथ अपना ऑफिस भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, उनका होमवर्क भी संभालती है, बाहर अंदर सभी काम करती है। पर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है उसकी उस दिशा में। ना जाने कितनी मजली बहुएं हमारे देश में आज भी आजाद होने के लिए तरस रही हैं। नमस्कार। इसी विचार के साथ इंदु कुंज, फाउंडर स्टोरीज मैटर, आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।